नेपाल में ना एक ऐसी राजनीतिक क्रांति हो रही है जिसका नेतृत्व एक ऐसा नेता कर रहा है जो सारे नियम फिर से लिख रहा है। आइए जानते हैं बालेन शाह के बारे में जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख रहे हैं। फिल्म नायक तो याद ही होगी। कुछ कुछ वैसी ही कहानी असल जिंदगी में नेपाल में चल रही है। वहां बालेन शाह जो कर रहे हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, जहां एक युवा नेता राजनीति में तूफान लाने निकला है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शाह के जो शुरुआती फैसले हैं वो इतने दमदार और कह सकते हैं अप्रत्याशित रहे हैं कि उनकी तुलना सीधे उस फिल्मी किरदार से हो रही है जिसने रातों रात पूरी राजनीति बदल दी थी। भ्रष्टाचार पर उनका वार कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उस दौर के कई बड़े बड़े मंत्रियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बालेन शाह हैं कौन जो इतने बड़े बदलाव ला रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी पृष्ठभूमि के बारे में। महज 35 साल और यही बात उन्हें नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाती है। और यही जो युवा सोच है ना, वही इनकी राजनीति का आधार है जो पुरानी पीढ़ी के नेताओं को सीधी चुनौती दे रही है। उनका जो रास्ता है वो पारंपरिक राजनीति वाला है ही नहीं। वो एक इंजीनियर हैं, अपनी पढ़ाई भारत से की और काठमांडू के मेयर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी असली ताकत कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि वो युवा आंदोलन है जिसे नेपाल की जेनजी ने खड़ा किया था। और सत्ता में आते ही उन्होंने एक 100 पॉइंट का प्लान पेश किया जिसका मकसद सिर्फ छोटे मोटे सुधार करना नहीं बल्कि राजनीति करने का जो पूरा तरीका है ना, उसे ही जड़ से बदल देना है। देखिए, वीआईपी कल्चर जो नेताओं को आम लोगों से एकदम अलग कर देता है, उस पर शाह ने सीधा हमला किया है। अब कोई वीआईपी काफिला नहीं होगा, कोई सायरन नहीं बजेगा। सभी नेताओं को आम नागरिकों की तरह ही सफर करना होगा जनता के बीच। और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। दक्षिण एशिया में अक्सर क्या होता है, सरकारी दफ्तर और यूनिवर्सिटीज ये सब राजनैतिक अखाड़े बन जाते हैं। शाह ने इसी परंपरा को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। या तो देश की सेवा करें या राजनीति, दोनों एक साथ नहीं। अब आते हैं इनकी उस पॉलिसी पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हो रही है और जो शायद सबसे क्रांतिकारी भी है। नियम बिल्कुल साफ और सीधा है और अगर किसी भी मंत्री, सांसद या सरकारी अधिकारी को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना होगा। अब इस कानून के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। जब नेताओं और अधिकारियों के बच्चे खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो उन स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और नतीजा, सभी के लिए शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन उनकी योजना सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। देखिए, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज से लेकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा तक, इनके सुधार समाज के हर हिस्से को छू रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है। ये समझना भी जरूरी है कि शाह की इन नीतियों का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। जो पुराने राजनीतिक दिग्गज हैं उनका मुख्य तर्क यही है। उनका मानना है कि शाह एक आदर्शवादी हैं जिन्हें जमीनी हकीकत की समझ नहीं है और राजनीति समझौते से चलती है, फॉर्मूलों से नहीं। तो नेपाल इस वक्त कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है इनके समर्थक जो इन्हें एक नई सुबह की उम्मीद की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ है वो पुराने नेता जो इनके काम करने के तरीकों पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इनके फैसलों का असर जमीन पर भी देखने लगा है। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की बात हुई, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे देश में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि उनके इस नेतृत्व का नेपाल और इस पूरे क्षेत्र के लिए मतलब क्या है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि खुद प्रधानमंत्री शाह समेत उनकी कैबिनेट के 1/3 से भी ज्यादा मंत्री भारत में पढ़े लिखे हैं। इससे भविष्य में भारत नेपाल के बीच मजबूत संबंधों की एक संभावना जरूर दिखती है। अपने पहले ही भाषण में उन्होंने जनता से बस एक ही अपील की थी, मुझे काम करने दीजिए, मुझे काम करने का मौका दीजिए। ये उनकी उस जिद को दिखाता है जिसमें वो अपने तरीकों को सही साबित करने के लिए बस एक मौका मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही रह जाता है, क्या एक नया नेता, एक अकेला इंसान, एक पुराने जमे जमाए सिस्टम को बदल सकता है या फिर सिस्टम ही आखिर में उस नेता को बदल देगा? नेपाल का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।